बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्कालन क्लासरूम। स्कालन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है द एज ऑफ चॉसर, जो कि शुरू होती है 1340 से और ख़त्म होती है 1400 तक। ठीक है जी। आज हम जो एसएस यानी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो इंग्लिश का है उसके हवाले से हम तैयारी करेंगे, और ये वन लाइनर मैंने नोट्स बनाए हैं, यानी आप एक ही लाइन के अंदर ये तमाम जो है पॉइंट्स पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, और उसी के अंदर आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। एक होती है कि एक्सप्लेनेशन होती है या थ्योरेटिकल आपको चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं और फिर उसके नोट्स बनाने पड़ते हैं, पर यहाँ पर ऑलरेडी मैंने नोट्स बना दिए हैं और उनको कन्वर्ट कर दिया है वन लाइनर में। तो हम लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे कि द एज ऑफ चासर कहाँ से शुरू हुई और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो क्या थे, और उसके अंदर कौन कौन से लिटरेरी जो काम हुए और क्या जो है उसका इम्पेक्ट हुआ हिस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले हम आते हैं लाइन नंबर 1 पर। यह है कि ही लिव्ड थ्रू द रेन्स ऑफ 3 मोनार्क्स, यानी 3 जो है बादशाहों के दौर इसने देखे, यानी इसकी जो लाइफ थी वो 3 बादशाहों में डिवाइड की गई है। 3 बादशाहों के दौरान ये रहा। ठीक है ना। जो एज चासर है, जॉफरी चासर, वो 3 मोनार्क्स के दौरान यानी दौर हुकूमत में रहा ये। और ये पैदा हुआ बॉर्न इन 1340 ड्यूरिंग द रेन ऑफ एडवर्ड 3, यानी जो पैदा हुआ था ना 1340 को, उस वक्त हुकूमत थी एडवर्ड 3 की। उसके बाद नंबर 3 पर है द सक्सेशन ऑफ रिचर्ड टू 1377, और इसने जो है रिचर्ड टू जो आया एडवर्ड 3 के बाद, वो भी इसने जो है उसका जो कोरोनेशन हुआ या उसकी जो ताजपोशी हुई उसने उसको भी देखा। उस दौर में भी ये रहा 1377 में। और ये ही डाइड 1400 द ईयर आफ्टर द असेंशन ऑफ हेनरी द फोर। और हेनरी जो फोर जो था वो यानी उसने जो अपना ताजपोशी के बाद 1 साल रहा, उसके बाद जो है जॉफरी चासर उसकी डेथ हुई। तो यानी 3 असल में एडवर्ड 3, रिचर्ड 2 और हेनरी द फोर, ये तीनों के जो रूल्स थे या टाइम पीरियड ऑफ रूलिंग था उसके दौरान ये रहा है। बिलोंग्स टू द मिडल इंग्लिश पीरियड नोन एज अ मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा। इसे जो है मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा भी कहा जाता है। ये भी सवाल आता है कि हु इज़ कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिनेसा, तो जॉफरी चासर इज़ कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिनेसा। बॉर्न इन लंदन इनटू अ वेल्दी फैमिली, सन ऑफ मर्चेंट विनर। ये जो है बहुत ही खुशहाल फैमिली के अंदर पैदा हुआ था, और ये इसका वालिद जो था वो मर्चेंट था, यानी वाइन सेलर था। ठीक है ना। मर्चेंट ऑफ विनर, मर्चेंट विनर उसे कहते हैं जो वाइन सेलर हो। ठीक है, शराब जो बेचता हो। इन्जॉयड द एडवांटेज ऑफ द लिबरल एजुकेशन, इसको एजुकेशन बहुत ही, क्योंकि ये अच्छी खासी फैमिली के अंदर पैदा हुआ था, वेल्दी फैमिली थी, तो उस हिसाब से इसकी एजुकेशन अच्छी हुई। एट द एज ऑफ 17 कोर्ट अपॉइंटमेंट, इसको बहुत ही कम उम्र में कोर्ट में अपॉइंटमेंट मिली, यानी नौकरी मिली थी इसको। अच्छा, उसके बाद है इन 1359 लिव्स विद इंग्लिश आर्मी इन फ्रांस। 1359 को ये जो इनकी आर्मी गई थी फ्रांस में, तो वहाँ पर इसको भेजा गया आर्मी के साथ। वेयर ही वॉज टेकन एज अ प्रिजनर, और वहाँ पर इसको फिर किडनैप कर लिया गया। बट सून रेंसम्ड, पर जो बादशाह था उसने जल्दी जो है इसका जो रेंसम था, जो मतलब पैसे जो थे, पैसे देकर इसको छुड़वाया गया, रेंसम दी गई। उसके बाद है वैलेट ऑफ किंग्स चैम्बर। इसका ये भी ओहदा रहा है कि ये वैलिड रहा है बादशाह के चैम्बर में। और इसने कंटिन्यू विजिट्स टू अदर कंट्रीज़ डिप्लोमेटिकली, उसने बहुत मुल्कों के जो है ना दौरे किए थे, डिप्लोमेटिकली इसको भेजा गया था बहुत सारे मुल्कों के तरफ, गवर्नमेंट की तरफ से। लिव्ड अ लग्जूरियस लाइफ, इसने बहुत ही लग्जूरियस लाइफ जो है ना एक शाहाना ज़िंदगी गुजारी है। अच्छा, अप्स एंड डाउन्स इन चासर्स लाइफ, चासर की ज़िंदगी में कौन कौन से अप्स थे, मतलब मुश्किलातें कौन सी थीं और आसानियाँ कौन सी थीं, क्या इसके थे, वो हम पढ़ते हैं। टू डिप्लोमेटिक विजिट टू इटली, सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द इटालियन कल्चर। इसने इटली जो है वहाँ पर 2 इसने विज़िट किए थे,
2 दफ़ा गया था और हो सकता है वहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा इटालियन कल्चर जो है ना अच्छा अच्छा लगा हो और उसका असर इस पर हुआ हो। और इसी वजह से अर्ली रेनेसां जो हुआ था, मे हैव मेट द पेट्रार्क एंड बोकाशियो, वहाँ पर इटली में पेट्रार्क और बोकाशियो से हो सकता है वो मिला हो। इसी वजह से जो है रेनेसां जो है, रीबर्थ ऑफ द नॉलेज जो है, इस वजह से शुरू होना हो गई थी, क्योंकि जॉफरी चौसर जो है वो इटली गया और इटली में पेट्रार्क से और बोकाशियो से वहाँ पर मिला। अच्छा, मैनी मैनी रॉयल फेवर्ड हिम, जितने भी रॉयल लोग थे, जो शाही लोग थे, वो इसकी फेवर करते थे। इवन सेट इन द पार्लियामेंट एज अ नाइट ऑफ द शायर एंड कैंट, इसको ये भी ओहदा मिला, ठीक है ना। ये पार्लियामेंट में बैठा और इसका ओहदा था नाइट ऑफ द शायर कैंट, ठीक है। हिज लाइफ वेंट थ्रू अ ब्रीफ क्राइसिस, फिर इसकी ज़िंदगी थोड़ी बहुत क्राइसिस में गुजरी। व्हेन द हाउस ऑफ लंकास्टर वर ओवरथ्रोन फ्रॉम द पावर, क्योंकि द हाउस ऑफ लंकास्टर इसका हामी था, और जब उन्होंने ही इसको सब सारी चीज़ें बख्शी थी, पर जब टसल हुआ तो वहाँ पर जो लंकास्टरियन हाउस था, यानी जो किंग था, उसको ओवरथ्रो किया गया, उतारा गया तख्त से। और जॉन ऑफ द गांट जो था, मेजर पेट्रॉन था चासर का, वॉज बैनिश्ड फ्रॉम द कोर्ट। जॉन ऑफ गांट जो था उसको मतलब बैनिश किया गया, मुल्क से उसको निकाला गया, तड़ी पार किया गया। एट दैट टाइम चासर फेल इनटू पावर्टी, लाजमी बात है उस दौरान इसको बहुत ज़्यादा पावर्टी का यानी गुर्बत का सामना करना पड़ा। बट अगेन विद एक्सेशन ऑफ हेनरी द फोर, जो के बेटा था जॉन गांट्स का, तो उसका जो बेटा हेनरी फोर आया, तो चासर वॉज ग्रांटेड अ रॉयल पेंशन, तो इसको दोबारा जो है बहुत ही अच्छा खासा पेंशन वगैरह दिया गया। लुकिंग फॉरवर्ड टू द बेटर लाइफ, उसकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी। डाइज विद इन अ ईयर, फिर उसके बाद 1 साल के अंदर वो मर गया था। फर्स्ट पोइट टू बी बरीड टू द वेस्ट मिनिस्टर अभी, और ये पहला पोइट है जो कि वेस्ट मिनिस्टर अभी में दफनाया गया था, और उसको वेस्ट मिनिस्टर अबे को जो है या अभी को जो है पोइट्स कॉर्नर भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है चॉसर्स इंग्लैंड, यानी चौसर के दौरान इंग्लैंड कैसा था। तो इंग्लैंड इमर्जिंग एज ए डिस्टिंक्ट नेशन, उस वक्त जब चौसर था तो चौसर के दौरान इंग्लैंड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही डिफरेंट जो है नेशन यानी कौम के तौर पर उभर रहा था। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश लैंग्वेज की स्टैंडर्डाइजेशन मतलब जो है ना चल रही थी। क्लर्जी जो थे वो लैटिन में बात करते थे और कोर्टियर्स जो थे वो फ्रेंच में बात करते थे। बाकी जितने भी लोग थे वो इंग्लिश में बात करते थे, पर क्लर्जी जो थे वो लैटिन में और कोर्टियर्स जो थे वो फ्रेंच अभी भी यूज़ करते थे। उसके बाद डोमिनेशन ऑफ रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी, उस वक्त जो है ना रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी की डोमिनेंस थी, यानी वो हावी था उस पर और उसके रूल था तमाम जो है ना मजहबी हिसाब से। रिवाइवल ऑफ स्पिरिचुअल क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड, और उस वक्त जो है अब रिवाइवल हुआ था स्पिरिचुअल क्रिश्चियनिटी, यानी अब वो सिर्फ और सिर्फ लिखी गई बातें या डिक्टेट की गई या क्लर्जी की तरफ से कही गई बातों को नहीं वो देखना चाहते थे, बल्कि अब वो खुद स्पिरिचुअलिटी ढूंढ रहे थे क्रिश्चियनिटी के अंदर। अच्छा, उसके बाद है एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, ट्रेड बहुत ज़्यादा शुरू हो गया था इंग्लैंड में उस दौरान। इन्फ्लुएंस ऑफ द ह्यूमनिज़्म, ह्यूमनिज़्म बहुत ज़्यादा आ चुका था, यानी इंसानियत की जो कदर थी या जो राइटिंग्स थी, जो पोइट्री थी या जो और लिटरेरी फॉर्म्स थे, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमनिज़्म का एलिमेंट जो है वो पाया गया। इमर्जेंस ऑफ ऑक्सफोर्ड एज एन इंटेलेक्चुअल सेंटर, विक्लिफ्स इन्फ्लुएंस। अच्छा, इमरजेंस उस वक्त ऑक्सफोर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल सेंटर मतलब जा रहा था, क्योंकि ऑक्सफोर्ड का बुनियाद पड़ चुका था और उस वक्त ये जहानत का मरकज़ कहा जा रहा था। फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश कॉलेज सिस्टम, और उस वक्त पहली बार जो कॉलेज का सिस्टम जो है, इंग्लिश कॉलेज का सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया। इंग्लैंड अंडर ट्रबल्स, इंग्लैंड कुछ ट्रबल्स भी इंग्लैंड ने देखी चासर के दौरान। ड्यूरिंग चासर्स एंड टाइम जो था वो बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि प्लेग आई थी, ब्लैक डेथ जिसे कहते हैं, एक बीमारी आई थी, ब्लैक डेथ उसका नाम है।
और इसने बहुत ज़्यादा नुकसान किया था इंग्लैंड के अंदर। उसके बाद रिबेलियंस जो थे, यानी जो बागी थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा नुकसान किया था, गवर्नमेंट को पहुंचाया था। पीजेंट्स और रिबेलियंस जो है थे आपस में, मतलब पीजेंट्स जो थे वो रिबेल हो चुके थे, बागी हो चुके थे। करप्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी थी रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर के, मतलब जो है ना करप्शन थी, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। वार्स, हैवी टैक्सेशन शुरू हो चुकी थी, क्योंकि उसकी वजह से वार जो है ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा जंगें लड़ी थी, तो इस वजह से उनको पैसे इकट्ठा करने थे, जो पैसे थे वो ख़त्म हो चुके थे, तो हैवी टैक्सेशन आवाम के ऊपर लगाए गए, ठीक है, जिसकी वजह से एनार्की पैदा हुई, ठीक है। 100 ईयर्स वार विद फ्रांस है, 100 ईयर वार जो है वो फ्रांस के साथ जो है लड़ी गई थी, जो कि 116 ईयर्स तक रही थी। 100 ईयर वार उसका नाम है, मगर वो एक्चुअल में 116 सालों तक लड़ी गई। देयर वर कंट्रास्ट इन एवरी एस्पेक्ट, हर जगह पर बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट था, बहुत ज़्यादा क्यास था, तो इस वजह से 100 ईयर्स वार dates back in 1066 नॉर्मन कॉन्केस्ट, यानी नॉर्मन कॉन्केस्ट जब एक 1066 में हुई थी, वहाँ से 100 ईयर वार शुरू हुई थी। एंड विलियम ऑफ द कॉन्करर, विलियम जो कॉन्करर था, रूल्ड द नॉर्मंडी ऑफ फ्रांस एंड इंग्लैंड एट द सेम टाइम। उस वक्त वो दोनों जगह, मतलब जो है ना, फ्रांस पे भी हुकूमत कर रहा था, और जो है इंग्लैंड पर भी हुकूमत कर रहा था। एंड हिज सक्सेसर, अच्छा, एडवर्ड थ्री उसके बाद आता है, वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द फ्रेंच पीपल, यानी उसके बाद जो एडवर्ड थ्री आता है, तो जो फ्रेंच लोग थे, जो फारसी लोग थे फ्रांस के, उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि नॉर्मंडी का जो था विलियम था, वो तो दोनों पर, फ्रांस पे भी हुकूमत कर रहा था और इंग्लैंड पे भी। पर जब उसके बाद जो एडवर्ड थ्री आता है, तो उसको फ्रांस के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया था, आफ्टर द डेथ ऑफ चार्ल्स फोर की मौत के बाद। बिकॉज एडवर्ड थ्री वॉज नॉट फ्रॉम फादर्स लाइन बट मदर्स लाइन। अच्छा, एडवर्ड जो थ्री था वो फादर के लाइन से नहीं था, ख़ानदान से नहीं आ रहा था, बल्कि वो एक अपनी माँ के ख़ानदान से आ रहा था, यानी उसका जो ताल्लुक था। अच्छा, उसके बाद है इसाबेला। इसाबेला, सिस्टर्स ऑफ द चार्ल्स फोर, हैड नो हेयर्स। उसकी जो सिस्टर थी चार्ल्स फोर की, उसका कोई जो ना वारिस नहीं था। इसी वजह से उसने नॉमिनेट किया अपने बेटे को, एडवर्ड थ्री, ठीक है ना, एडवर्ड थ्री को फॉर द फ्रांस किंगडम। अच्छा, उसके बाद है चॉसर्स राइटिंग्स। हिज वर्क्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री पीरियड्स, ठीक है ना, क्योंकि इसके जो वर्क्स हैं, बादशाही के तौर पर जो रूलिंग थी वो भी तीन बादशाहों के दौर में ये रहा है, और इसके जो काम हैं वो भी तीन हिस्सों में डिवाइड किए गए हैं। पहला जो है वो फ्रेंच है, ठीक है, उसके बाद इटालियन है, और तीसरा है इंग्लिश, ठीक है ना। तो जो ट्रायलिस एंड क्रिसिडस, हाउस ऑफ द फेम, पार्लियामेंट ऑफ द फाउल एंड कैंटरबरी टेल्स, ये इसके मैग्नम ओपस कहलाए जाते हैं, यानी बहुत ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ द लिटरेचर कहलाए जाते हैं। खासतौर पर कैंटरबरी टेल्स जो है इसका, वो बहुत ही ज़्यादा एक किस्म का मैग्नम ओपस आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ, और इंग्लिश लिटरेचर के अंदर बहुत ज़्यादा इसने कंट्रीब्यूट भी किया। अच्छा, उसके बाद है पॉपुलराइजेशन ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश को बहुत ज़्यादा हथी मिली थी, इस सपोर्ट मिली थी इसके लिखने की वजह से। ही वॉज नॉट पोइट ऑफ द पीपल, हालांकि वो आम लोगों के लिए नहीं लिखता था, बट अ कोर्ट पोइट, क्योंकि वो उसकी जो लाइफ है वो तकरीबन ऑलमोस्ट कोर्ट में किंग के साथ, बादशाहों के साथ, इनके साथ गुजरी। इस वजह से इसने जो भी पोइट्री लिखी है या पोएम्स लिखे हैं, वो तकरीबन कोर्ट के लिए ही लिखे। सो ही डिड नॉट मेंशन हिज टाइम इश्यूज़, तो उस वक्त के दौरान जो इश्यूज़ थे वो इसने अपनी पोइट्री में नहीं लिखे। दो ही वॉज पोइट ऑफ द कोर्ट, येट ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ह्यूमनिज्म एज ए इटालियन, क्योंकि इटली में ये गया था, आपने पढ़ा है कि 2 मरतबा वो इटली का विज़िट कर चुका था एज ए डिप्लोमेट। तो वहाँ पर उसकी बोकेशियो से और पेट्रार्क से हो सकता है मुलाकात हुई हो, और वहाँ पर इटली जो था उस वक्त बहुत ज़्यादा मरकज़ बना हुआ था लिटरेचर के अंदर, और ह्यूमनिज्म बहुत ज़्यादा वहाँ पर था। तो इस वजह से इसके काम में भी कहीं ना कहीं हमें ह्यूमनिज्म मिलती है। फर्स्ट फुल एक्सप्रेशन
ऑफ द इंग्लिश सेंस ऑफ ह्यूमर। इसके कामों में हमें बहुत ज़्यादा जो है ना फर्स्ट टाइम इंग्लिश सेंस ऑफ ह्यूमर मिलता है। अच्छा, इन द कैंटरबरी टेल्स वी फाइंड सेंस ऑफ मेडिवल लाइफ थ्रू द रेंज ऑफ द कैरेक्टर्स। इसके जो कैंटरबरी टेल्स हैं उसमें जो कैरेक्टर्स इसने इस्तेमाल किए तो वो तकरीबन रिफ्लेक्ट करते हैं मेडिवल लाइफ को, जो पुरानी लाइफ है, ओल्ड लाइफ है मेडिवल टाइम का, उसकी जो है ना रिफ्लेक्शन है इसके अंदर, इसके काम के अंदर कैंटरबरी टेल्स में। जैसे द ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर को इसने नाइट, स्क्वायर, ह्यूमन एंड प्लोमैन के जरिए शो करने की कोशिश की है, द ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर जो था। उसके बाद द मर्चेंट क्लास जो है उसको उसने जो है ना शो किया है, मर्चेंट, द मैन ऑफ द लॉ, गिल्ड्समैन एंड द कुक। ये मर्चेंट्स मतलब जो है ना कैटेगरी के अंदर आते हैं। और उसके बाद है द एक्लाजियस्टिकल क्लास, जिसमें आपके जो है ना प्रायोरिस आते हैं, मॉन्क आता है, फ्रियार आता है और पार्टनर आता है। ठीक है ना, ये इसने 3 कैटेगरीज जो है ना इंट्रोड्यूस की है अपनी कैंटरबरी टेल्स के अंदर। लिटरेरी टूर के हिसाब से इसने रोमांस लिखा द वाइफ ऑफ द बाथ, जिसमें इसका बहुत ही मशहूर है। उसके बाद है मिलर्स टेल, फेबिलैक्स, ठीक है, सेंट्स लाइव्स, सरमन, ठीक है, पर्सन्स टेल, और फिर एलेगरी इसने लिखी, ठीक है, जैसे द पार्टनर्स टेल। ठीक है जी, तो ये था वन लाइनर चासर के हिसाब से। आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे चासर, और भी अगर इसके होते हैं तो वो हम पार्ट 2 के हिसाब से आगे कंटिन्यू करेंगे।